साथियों, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको नेपाल की यात्रा करना बहुत आसान हो जाएगा। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और नेपाल की यात्रा करना आपके लिए बहुत ही सुगम और आसान है। नेपाल की यात्रा करने के लिए हमको किसी प्रकार के वीज़ा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। नेपाल में है पशुपतिनाथ मंदिर। काठमांडू में स्थित यह पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भारत के बहुत लोग जाते हैं। और नेपाल के जनकपुर में है महाराज जनक का बहुत ही विशालकाय मंदिर। तो आज के वीडियो में हम जनकपुरी की यात्रा करने वाले हैं। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको नेपाल में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाएगा। जनकपुरी की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए साथियों, मैं आपको पूरा मार्गदर्शन करता हूं कि कैसे नेपाल जाएं। हमने नेपाल में प्रवेश किया था जटही बॉर्डर से, तो मैं आपको भी नेपाल में प्रवेश कराऊंगा जटही बॉर्डर से। सबसे पहले आपको पहुंचना है जयनगर रेलवे स्टेशन। बिहार राज्य में है जयनगर रेलवे स्टेशन। चूंकि हम जयनगर पहुंचे थे एक लंबी यात्रा के बाद, हम पहले पहुंचे थे कलकत्ता। चूंकि हमें गंगा सागर जाना था तो पहले दिन हमने गंगा सागर की यात्रा की, दूसरे दिन हमने पूरा कलकत्ता भ्रमण किया मेट्रो से। उसके वीडियो भी मैंने चैनल पर डाले हुए हैं। और कलकत्ता से हम पहुंचे थे जसडीह। जसडीह बाबा बैजनाथ धाम का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। जसडीह से हम पहुंचे थे देवघर, जो कि जसडीह से 8 किलोमीटर दूर है। एक दिन भ्रमण करने के बाद हमने जसडीह से ट्रेन पकड़ी और हम आ गए जयनगर। कलकत्ता से जसडीह के लगभग 8 घंटे लगते हैं और जसडीह से जयनगर के भी लगभग 8 घंटे करीब लगते हैं। हम जयनगर पहुंचे थे सुबह 9 बजे। जयनगर से सुबह 8:45 पर नेपाल के लिए ट्रेन जाती है। एक ट्रेन और जाती है जो दोपहर में जाती है 2:45 पर। 2 फेरी लगती हैं जयनगर से नेपाल के लिए। एकमात्र ट्रेन चलती है केवल जयनगर से नेपाल के लिए। इसके बाद संपूर्ण नेपाल में कोई भी रेल मार्ग नहीं है। साथियों नमस्कार, इस समय हैं हम नेपाल में, भारत का पड़ोसी देश। और इस समय हम हैं जनकपुरी में। जनकपुर यानी पूरा मिथिला क्षेत्र कहलाता है। भगवान राम की यहाँ ससुराल थी। तो वैसे भी भारत का और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। और यहाँ वैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे ये गंगा सागर है। हम यहाँ पर स्नान के लिए आए थे। यहाँ पर स्नान करके हमको बड़ी शांति की अनुभूति हुई। आपको भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा। अपने ही देश का फीलिंग आएगी, क्योंकि वैसे भी नेपाल और भारत कोई अलग नहीं है। दोनों ही आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारा और उनका बिल्कुल एक जैसा व्यवहार है। वो भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा यहाँ पर। ये देखिए गंगा सागर, यहाँ पर पीछे फव्वारा भी चल रहा है। यहाँ ये पीछे बोटिंग आपको दिखाई दे रही होगी। आप बोटिंग का आप आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। वहाँ मंदिर है, वहाँ पर भस्म आरती वगैरह कुछ आरती के बारे में कोई निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पीछे गर्म सॉल के कपड़ों की दुकानों भी आपको दिख रही होंगी ठंडी वंडी के हिसाब से। सामने आपको यहाँ एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा और मंदिर के पीछे ही शौचालय मूत्रालय सब व्यवस्थाएं हैं। मेरे पीछे जो आप गंगा सागर देख रहे हैं ये नेपाल का गंगा सागर है, हमारा कलकत्ता वाला गंगा सागर नहीं है। और पीछे आपको जो बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह है धर्मशाला। यहाँ पर आपको 350 रुपया में अच्छे रूम मिल जाते हैं। बोलेंगे कुछ? नहीं बोलेंगे। साथियों, आप वीडियो से लगातार जुड़े रहें। आपको मैं नेपाल यात्रा कैसे करना है, हम कैसे जयनगर से नेपाल के जनकपुर पहुंचे थे, ये सब बातें बताने वाला हूं। चूंकि अभी हम हैं नेपाल के गंगा सागर में और हमने यहीं पर स्नान किया है। क्योंकि जैसे ही हम जयनगर से जनकपुर के लिए आए तो लगभग 11 बज चुके थे और हमने सोचा स्नान कर लिया जाए, तो यहीं पर हमने स्नान किया था। और ये सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पर एक मंदिर है। जनकपुर मंदिर के सामने पहुँचने के बाद हमने चारों ओर पता किया कि यहाँ कोई स्नान करने का कोई जगह है क्या। तो सामने एक पोखर था, लेकिन वो पोखर गंदा था, वो तालाब। तो वहाँ पूछने पर पता चला कि गंगा सागर चले जाइए आप।
तो मंदिर से कुछ ही कदमों की पैदल दूरी पर आपको मिलेगा ये गंगा सागर। यहाँ पर आपको आसपास बहुत सारे कपड़ों की दुकानें दिखाई देंगी। ये देखिए गर्म कपड़ों की दुकानें। लोग कहते हैं यहाँ पर बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जब पता किया तो भारतीय रेट और यहाँ के रेटों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सामान यहाँ से जो खरीद के ले जाते हैं वो सब भारत का सामान होता है। इसलिए भारत से सस्ता कैसे मिल सकता है, आप ही विचार कीजिए। हालांकि मैं आपको वीडियो में सब बताने वाला हूँ, क्योंकि लोग क्यों कहते हैं कि नेपाल बहुत सस्ता है। उसका कारण ये है कि हमारे 10 रुपये नेपाल में 16 रुपये के बराबर वजन रखते हैं, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें हैं वो उसी हिसाब से उन्होंने रेट बना के रखे हैं। सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में देते चलूँगा। अभी हम इस नेपाल के गंगा सागर तालाब से स्नान करने के बाद अभी हम जा रहे हैं राजा जनक की कुल देवी राज देवी के मंदिर में। आपको मैं बताने वाला हूँ कुल देवी राज देवी का मंदिर। बहुत ही भव्य मंदिर है और वहाँ के आपको अंदर के दर्शन में कराऊंगा, इसलिए आप वीडियो से बने रहें। और आपको नेपाल यात्रा से संबंधित सारी जानकारी मिलने वाली है। और जनकपुर के बाद हम जाएंगे काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में आपको 10 घंटे लगते हैं। तो कैसे वहाँ जाना है उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी मैं वीडियो के आखिरी में दूंगा कि कहाँ से बस मिलती है, कितना टिकट लगती है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। अभी हम चलते हैं गंगा सागर के सामने ही है राजदेवी मंदिर, यानी राजा जनक की कुल देवी का मंदिर राजदेवी मंदिर, और हम राजदेवी मंदिर पहुंच चुके हैं। आप जनकपुर का बाजार देख सकते हैं, अच्छा बाजार है जनकपुर का। और राजदेवी मंदिर के सामने इस वक्त हैं हम राजा जनक की कुल देवी के मंदिर, और अब उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। चूँकि ये बहुत ही लंबे प्रांगण में फैला हुआ है और इसके कई प्रवेश द्वार हैं, आप किसी भी प्रवेश द्वार से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और यहीं से सामने से आप जनकपुर मंदिर के लिए चले जाएंगे। जनकपुर मंदिर यहाँ से मुश्किल से 200 से 250 मीटर की दूरी पर होगा, तो बहुत नज़दीक ये स्थान है। और मैं एक बात और बता दूं, यहीं पर है धनुषा। धनुषा माने जहाँ पर भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था, धनुष भंग किया था, वो धनुषा स्थान भी यहीं पर है। आप उसे भी देखना ना भूलें। और ये सामने आपको जो आँखें सी दिखाई दे रही हैं, ये नेपाल के मंदिरों में ये आँखें दिखाई देती हैं। इसका क्या राज है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जैसे मैंने गोहेश्वरी देवी का एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें भी आपको इस तरीके की आँखें दिखाई दे रही थीं। तो ये आँखों का जो भी राज होगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इस समय हम प्रवेश कर चुके हैं राजा जनक की कुल देवी राज देवी के मंदिर में। ये देखिए आप राज देवी का मंदिर, और अभी इसके पहले प्रांगण में है। इसके बाद इसमें दूसरा प्रांगण भी है जिसमें भी एक मंदिर बना हुआ है, हम उसमें भी प्रवेश करेंगे। तो जब तक मैं आपको जनकपुर हम आए कैसे उसके बारे में आपको बताता हूं कि हम जनकपुर कैसे आए। सामने आपको जो फोटोग्राफ्स दिख रहा है ये नेपाल के महाराज का है। नेपाल के महाराज का परिवार दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेपाल में पहले राजवंश की सत्ता थी, अब यहाँ पर लोकतंत्र हुआ है और पूरे विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल। अभी हम राजा जनक की कुल देवी के मंदिर में हैं और हम इसके दूसरे प्रांगण में आ चुके हैं। इसको भी आप देख लीजिए। इस तरीके के घंटे नेपाल में लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े घंटे होते हैं। आपको इन जो मंदिरों की शैली दिखाई दे रही है, सारे मंदिरों की एक सी शैली यहाँ की दिखाई देगी। अगर आप एक मंदिर देख लें तो आपको सारे मंदिर इसी तरीके के दिखाई देंगे। हालांकि नेपाल में और भी बहुत सारे स्थान हैं, जैसे जब आप गोरखपुर बॉर्डर के रास्ते अगर नेपाल में प्रवेश करते हैं, सोनाली बॉर्डर जो है उससे नज़दीक है लुम्बिनी, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी। तो आप लुम्बिनी जा सकते हैं। आप यहाँ पर एक पोखरा है, बहुत ही रमणीक स्थान, प्राकृतिक स्थान, वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील है और बहुत सारे स्थान आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोखरा के अलावा आप
मुक्तिनाथ दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम नेपाल में 5 दिन का समय निकाल कर आना पड़ेगा। तो मुक्तिनाथ धाम की जो यात्रा है वो थोड़ी दुर्गम यात्रा मानी जाती है। तो अभी चूंकि आप हैं जनकपुर में, और जनकपुर में आप जो मंदिर देख रहे हैं यह है राजा जनक की कुलदेवी राजदेवी का मंदिर। तो मैं बता रहा था कि हम आखिर जनकपुर आए कैसे थे। चूंकि ट्रेन तो जयनगर से जा चुकी थी, बिहार राज्य का रेलवे स्टेशन जयनगर, जहां से एकमात्र ट्रेन चलती है, 2 फेरी उस ट्रेन की लगती है नेपाल के लिए, तो वो 8:45 पे और दूसरी ट्रेन 2:45 पर वो ट्रेन जा चुकी थी। तो हमको जयनगर से जाना था भारत की बॉर्डर पर, भारत और नेपाल बॉर्डर। तो सबसे पहले हम जयनगर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन से उतरे तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म के बाजू से ही रास्ता है, हम जो नीचे उतर गए और नीचे उतर के वहीं से एक बस चलती है जो कि जटही बॉर्डर की ओर जाती है। लेकिन वहाँ से वो बस जा चुकी थी, पहली बस थी। तो हमने, चूँकि ऑटो वाले हमसे कहने लगे 500 रुपये में हम आपको जटही बॉर्डर पहुँचा देंगे, लेकिन हमने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और हम एक दुकान पर चाय पिए। वहाँ चाय वाले ने बताया कि यहाँ से आगे चले जाइए, आगे से आपको बस मिल जाएगी जटही बॉर्डर के लिए। तो हमने वहाँ चाय पीने के बाद आगे की ओर बढ़े और हमको वहाँ पर बस मिल गई। और उस बस में हमारे साथ जो ट्रेन से कुछ यात्री उतरे थे, एक ग्रुप था जो कि मधुबनी से आया था, वो हमको मिल गए, वो भी उस बस में बैठे थे। इसका मतलब वो जो बस थी जो ट्रेन के बाजू से ही निकलती है, लेकिन वो बस बहुत जल्दी जा चुकी थी, इसका मतलब। तो हमको लगा कि चलो हम अच्छे समय से आ गए हैं, और हमने उन लोगों से अच्छे से मैत्रीतापूर्ण संबंध बनाए। उन्होंने कहा कि हम मिथिला क्षेत्र से हैं और जनकपुर भी मिथिला में आता है और ये जो मधुबनी है ये भी मिथिला में आता है। तो हमने कहा तो ये तो भगवान राम की ससुराल है जनकपुर, और हम चूँकि मध्य प्रदेश यूपी क्षेत्र से आते हैं, तो उन्होंने कहा आप तो हमारे मेहमान हुए, और हमारे बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। और हम उस बस में जब हमने चर्चा की तो पता चला कि वहाँ से जयनगर से लेके जटही बॉर्डर तक 80-80 रुपया किराया प्रति व्यक्ति का लगा। लेकिन उन लोगों ने बस वाले से, क्योंकि वो 5-7 लोग थे, पहले ही सेटिंग कर ली थी, और उन्होंने 60 रुपया किराया उस बस वाले को दिया। जटही बॉर्डर नेपाल का है और हमारे तरफ शायद पीपरोन बॉर्डर कहलाता है। एक रास्ता ये है जहाँ से आप गंगा सागर जा सकते हैं, और इस तरफ से भी आप गंगा सागर जा सकते हैं। ये रास्ता भी आप चाहें तो यहाँ से चले जाएं तो श्री राम मंदिर, जनक जी की कुलदेवी का मंदिर, वो भी यही इसी रास्ते में पड़ जाएगा, और यहाँ से सीधे चले जाएं तब भी आप गंगा सागर पहुँच जाएंगे। और सामने मेरे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आपको जानकी मंदिर सामने से दिखाई देने लगा है, और जानकी मंदिर का प्रवेश द्वार ये सामने से ही है। हम वहाँ पहुँचते हैं और आपको संपूर्ण जानकी मंदिर के दर्शन कराते हैं। हाँ चलो अभी उस तरफ भी चलते हैं ना, खाने के लिए भी उधर से ही है, उसी वो गेट से। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, मेरे पीछे देख रहे होंगे, और हम आप पहुँचे हैं राम जानकी मंदिर में। संपूर्ण राम जानकी मंदिर आप कर पाएंगे दर्शन। जुड़े रहिए मेरे साथ में। मंदिर के दूसरी तरफ की गेट के सामने बहुत सारे भोजनालय हैं, जहां आपको बहुत अच्छा भोजन मिल जाता है। बिल्कुल शाकाहारी भोजन होता है, रोटी सब्जी दाल चावल, और सामने ही आपको एक पोखर भी दिखाई दे रहा होगा। हमने यहाँ पर भोजन करने के उपरांत और फिर हमने पुनः मंदिर में प्रवेश किया। स्नान करके तो हम गंगा सागर में आ चुके थे, और भोजन करने के उपरांत हमको चूँकि पूरा जनकपुर मंदिर का भ्रमण करना था। मंदिर के बाजू में ही विवाह मंडप है, जिसमें चारों भाइयों के विवाह हुए थे। इसी गेट के नज़दीक आपको विवाह मंडप दिखाई दे जाता है। विवाह मंडप में प्रवेश करने के लिए आपको भारतीय रुपया 7 रुपये की टिकट कटाना पड़ती है आपको। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, नेपाली में 10 रुपये और भारतीय रुपया 7 रुपये।
आपको यहाँ पर टिकट कटाना पड़ती है। इस टिकट कटाने के उपरांत ही आप इस मंडपम में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर कुछ बोर्ड पर जानकारी लिखी हुई है जिसमें इस मंदिर से संबंधित सारी जानकारी आप इसको स्किप करके जूम करके पढ़ सकते हैं। और ये पास में ही ये है जनकपुर मंदिर। दोनों ही एक दूसरे से लगे लगाए हैं, दोनों में कोई गैप नहीं है, इसलिए आप आसानी से इस मंदिर के दर्शन करने के उपरांत विवाह मंडप के भी दर्शन कर लेते हैं। जनकपुर मंदिर के भीतर ही मैं आपको एक चलचित्र वाली प्रदर्शनी भी दिखाऊंगा। उस चलचित्र प्रदर्शनी में, और ये आपको पीछे दिख रहा है, ये है जानकी मंदिर, नौलखा मंदिर भी इसको कहा जाता है। और ये ओरछा की महारानी ब्रजभानी कुमारी ने बनवाया था। ये देखिए आप, बहुत ही भव्य मंदिर, शायद 9 लाख रुपए की लागत से बना था, इसलिए इसको नौलखा मंदिर कहा जाता है। ब्रजभानी कुमारी ने अयोध्या में भी एक मंदिर बनवाया था और उसके बाद इस मंदिर को बनवाया, और उनके पुत्र नहीं था तो वो मनोकामना उनकी पूरी हुई और उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। ये बहुत ही भव्य मंदिर भारतीय मुगल शैली में ये बना है। आप इसको अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें मुगल कला आपको दिखाई देगी इस मंदिर में। देखिए मैं आपको इसको सामने से दिखाता हूँ, और मेरे पीछे इसका आप प्रवेश द्वार देख पा रहे होंगे, बहुत बड़े प्रांगण में है। और इसके बाजू में ही है विवाह मंडप, जहाँ पर राम जानकी का विवाह हुआ था। वो सब मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको, इसलिए आप वीडियो से लगातार जुड़े रहें। बहुत ही भव्य और बहुत ही आकर्षक मंदिर, इसको भ्रमण करने के बाद आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। क्योंकि मंदिर इस समय बंद था, इसलिए हमने इसके चारों ओर भ्रमण करने के उपरांत चलचित्र वाली प्रदर्शनी देखी और उसके बाद चले गए हम विवाह मंडप में, और लौटकर आकर हमने इसमें दर्शन किए थे। तो वो वीडियो इसके पीछे है, इसलिए आप वीडियो से लगातार जुड़े रहें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जयनगर से हम बस के द्वारा आए पीपरोन बॉर्डर, यानी भारत की तरफ की बॉर्डर, जटेही बॉर्डर का एरिया, और 80 रुपया किराया हमारा बस में लगा था। और उसके बाद हम भारतीय बॉर्डर से पैदल ही हम जटेही की ओर चले गए, और जटेही बस स्टैंड से हमने एक बस में बैठे जो कि नेपाल वाली बस थी। उसमें 35 रुपया किराया प्रति व्यक्ति भारतीय रुपए में, और हम जनकपुर आ गए थे। मैंने पहले ही बता दिया, संपूर्ण नेपाल में हमारा भारतीय रुपया चलता है और कोई विशेष प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड, इन दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो अपने साथ रख लें। किसी भी प्रकार के वीज़ा या पासपोर्ट की आवश्यकता आपको नेपाल भ्रमण के लिए नहीं होती। ये दोनों डॉक्यूमेंट तो आप जब भारत भ्रमण करते हैं तब भी आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जब किसी भी होटल में जाएंगे तो वहाँ आपको अपना परिचय बताना पड़ेगा, अपना परिचय पत्र देना पड़ेगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट तो हमारे यहाँ भारत में भी अनिवार्य हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि नेपाल भ्रमण करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको यहाँ पर हमारा नोट चलता है, हमारा रुपया चलता है, किसी प्रकार के विशेष परिचय पत्र की आवश्यकता नहीं होती। आधार कार्ड या वोटर आईडी दोनों में से ही आप जो भी यूज करना चाहें, और कहा जाए तो इसको सस्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा 10 रुपया यहाँ 16 रुपये के बराबर वजन रखता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उन्होंने उसी हिसाब से रेट तय करके रखे हैं। फिर भी आप नेपाल यात्रा के दौरान थोड़े से सजग और सचेत रहें, क्योंकि हर जगह पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ठगने की और लूटने की कोशिश करते हैं। वो हमारे भारत में भी ऐसा होता है कि जब आप कुछ जानते नहीं हैं तो आपको टूरिस्ट समझकर वहाँ के लोग आपको लूटने की कोशिश करते हैं, आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते रहें, तो आपको कोई भी दिक्कत नेपाल में नहीं होगी। और इस समय हम आ चुके हैं इस संग्रहालय में। इस संग्रहालय की जो टिकट है वो 10 रुपये टिकट है, और नेपाली में इसकी टिकट जो है वो 15 रुपये है। तो हम इस संग्रहालय के आपको दर्शन कराने वाले हैं। इस संग्रहालय में टिकट कटाने के बाद हमको सीढ़ियों के माध्यम से इसमें ऊपर जाना होगा, और ऊपर दर्शन करने के बाद इसके नीचे भी प्रांगण में बहुत सारे जो कुछ भगवान
के वस्त्र आभूषण वगैरह हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, उनको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही आकर्षक मंदिर, और इसका एक संपूर्ण भ्रमण करने के बाद, इसका एक पूरा राउंड लगाने के बाद हम संग्रहालय में प्रवेश करेंगे। मंदिर के भीतर हमने सीताराम कीर्तन चलते हुए देखी। यहाँ पर जो बोर्ड लगा था वहाँ पर लिखा था आजन्म अखंड श्री सीताराम महायज्ञ, मतलब मंदिर में हमने जगह जगह पर पूजा पाठ चलते देखे। हिंदू संस्कृति वाला है देश नेपाल, लेकिन कुछ समय से नेपाल में कुछ असामाजिक गतिविधियां भी हो रही हैं, जिनकी चर्चा करना मैं वीडियो में उचित नहीं समझता। और अब आप देख पा रहे होंगे बहुत ही भव्य संग्रहालय के दर्शन, और यहाँ पर हम टिकट कटाने के बाद अब जाएंगे संग्रहालय के दर्शन करने के लिए। इन सीढ़ियों के माध्यम से हम जाएंगे संग्रहालय के ऊपरी तल पर, प्रथम तल पर, और ये देखिए हम इसके ऊपरी तल पर आ पहुँचे हैं। ऊपरी तल पर जैसे ही मैंने पीछे की ओर देखा तो हमको गायत्री कुंज निवास दिखाई दिया। आप भी इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यात्री निवास लिखा हुआ था, मतलब यहाँ पर यात्री निवास ये है। ये देखिए आप, श्री राम आहार शाकाहारी, मतलब यहाँ पर शाकाहारी आहार भी मिलता है और निवास का शायद स्थान भी है। चूंकि मैंने आपको निवास का स्थान जो नेपाल का गंगा सागर था वहाँ पे भी धर्मशाला दिखाई थी, उसमें 350 रुपया किराया है नेपाली में। अब भारतीय में आप इसको कन्वर्ट करके देख लेना। और यहाँ पर भोजन भी सस्ता भोजन मिलता है, आपको 60-70 रुपये में थाली में यहाँ पर भोजन मिल जाता है, और जो कि अच्छा होता है। और पीछे आपने जो निवास स्थान वो देख लिया, क्योंकि आपको जनकपुरी में रुकने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दिन भर में आपका जनकपुर कंप्लीट हो जाता है, आप संपूर्ण दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको जनकपुर में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनकपुर में ये जनकपुर मंदिर है, इसके बाजू में विवाह मंडपम है। अभी आप सामने जो चलचित्र देख पा रहे हैं, इसमें आपको भगवान राम, सीता, राजा जनक, इनसे संबंधित माता सुनैना, इन सब से संबंधित आपको चलचित्र वाली प्रदर्शनी दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपने देखा था कि राजा जनक हल चला रहे थे और माता सीता जमीन से निकली थी। वह स्थान सीतामढ़ी है, और वो हमारे बिहार राज्य में है, यानी भारत का है वो स्थान जहां पर सीता जी जमीन से निकली थी। और ये जो जनकपुर है ये राजा जनक की राजधानी है। तो यहाँ पर आपको संपूर्ण चलचित्र पुष्प वाटिका जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, और यहाँ पर मधुर मधुर जो गीत चल रहे थे वो हमारे भारत के जो महाराज लोग हैं, मिथिला क्षेत्र के जो महाराज हैं, जैसे आप देख रहे हैं राम कथा मुरारी बापू, यानी आपको संपूर्ण ऐसा लगेगा कि भारत का कुछ यहाँ पर दिख रहा है, यानी भारतीयता आपको चारों तरफ दिखाई देगी। तो मैं बात कर रहा था जनकपुर मंदिर की। ये देखिए श्री सीताराम विवाह। जयनगर से आप जनकपुरी की यात्रा आना और जाना सहित 500 रुपये में कर सकते हैं। बहुत आसान है जनकपुरी की यात्रा जयनगर रेलवे स्टेशन से। जयनगर रेलवे स्टेशन से जैसा मैंने पहले बता दिया कि ट्रेन भी चलती है, और ट्रेन का जो किराया है बहुत ही साधारण किराया होता है। लेकिन अगर आप एसी में आते हैं तो एसी का किराया 250 रुपये है। 250 रुपये में आप जनकपुर एसी का आनंद लेते हुए जा सकते हैं। बहुत ही शानदार डब्बे होते हैं ये एसी के। तो कभी आपका जाना हो तो आप एसी के माध्यम से जनकपुर जाएं। साधारण किराया तो 20-25 रुपये है। आप चाहें तो साधारण किराए के माध्यम से भी जा सकते हैं, लेकिन साधारण किराया आप भीड़ समझते हैं कितनी होती है जनरल डब्बों में। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप अगर ट्रेन आपको टाइम पे मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो आप बस के रास्ते, जटही बॉर्डर के रास्ते आप नेपाल में प्रवेश करें और जनकपुर के संपूर्ण दर्शन करें। और चूंकि जनकपुर में आप संपूर्ण दर्शन करें, धनुषा देखें, जनकपुर मंदिर देखें,
आप राजा जनक की कुलदेवी राजदेवी का मंदिर देखें, यहाँ जो नेपाल का जो गंगा सागर है उसमें स्नान करें और यहाँ पर भोजन वगैरह करने के उपरांत और यहाँ से आप प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि जनकपुर में आपको रात्रि रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जनकपुर से रात्रि में निकल लें, क्योंकि यहाँ पर रात्रिकालीन बस सेवा चलती है। रात्रि में आप शाम 6 बजे यहाँ से बैठ जाएं काठमांडू के लिए, पशुपतिनाथ काठमांडू के लिए, जो कि रामनाथ चौक से आपको बस मिलेगी, जिसका मैं वीडियो आपको पीछे दिखाऊंगा भी। तो जानकारी आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। ये देखिए आप, इस समय हैं हम इस संग्रहालय के प्रथम तल पर और जनकपुर और नेपाल यात्रा से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिल रही है। और ये तल पर जाने का रास्ता, और अब हम इस तल वाले रास्ते से नीचे की ओर उतरेंगे और नीचे उतरने के बाद हम यहाँ पर यहाँ के नीचे की प्रदर्शनी के दर्शन करेंगे। ये देखिए आप, ये मुकुट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये आभूषण दिखाई दे रहे हैं, ये वस्त्र आभूषण शायद यहाँ के जो मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों के प्राचीन वस्त्र आभूषण हैं, जिनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब ये देखिए आप, बहुत ही वस्त्र, अद्भुत वस्त्र आभूषण जिनको आप देख पा रहे हैं। अब हो सकता है कि ये आप ये तो कह नहीं सकते कि ये माता जानकी के बचपन के वस्त्र आभूषण रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। वैसे ये इतना संभव शायद नहीं है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व त्रेता युग की बात है, तो ये निश्चित रूप से मंदिर के वस्त्राभूषण रहे होंगे जिनको आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये नीचे जो प्रदर्शनी है, ये देखिए, संपूर्ण प्रदर्शनी के हम दर्शन करने के उपरांत यहाँ से बाहर जाएंगे और इसके बाद हम जाएंगे मंडपम की ओर, जहाँ पर राम विवाह मंडपम है। यहाँ पर तीनों भाइयों भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, उनके विवाह मंडप भी चारों कोनों पर 4 मंडप बने हुए हैं, बीच में एक मंडप है और इसमें लव कुश की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। पीछे उस मंडपम में एक गार्डन बना हुआ है, बहुत ही अद्भुत गार्डन है। लोग उसको पुष्प वाटिका कहने लगते हैं, लेकिन ये तो बाद में बनाया गया है। जैसा कि आपने वहाँ एक बोर्ड लगा था, उसमें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर ये मंडपम बनाया गया है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, धनुषा है, जहाँ पर भगवान राम ने धनुष तोड़ा था। उस धनुष के अंश आज भी कहते हैं दिखाई देते हैं और वो धनुष लगातार बढ़ रहा है, ऐसा वहाँ के पुजारी जी बताते हैं। और इस समय हैं हम जनकपुरी मंदिर में, और जनकपुरी मंदिर का ये परिक्रमा मार्ग है और इस मंदिर के भीतर कई छोटे बड़े मंदिर हैं जिनके दर्शन आप कर पा रहे हैं। और इस मंदिर के उपरांत हम जा रहे हैं मंडपम की ओर। मुझे लगता है जयनगर से जनकपुर तक आने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल पा रही है और कोई ज़्यादा खर्च नेपाल यात्रा का होने वाला आपका नहीं है, अगर आप केवल जनकपुर की यात्रा करते हैं तो। और जनकपुर से अब आप जाएंगे काठमांडू, उस बस का किराया कितना होगा, नेपाली में कितना है, भारतीय में कितना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिल रही है और आगे मिलेगी। और अब हम जा रहे हैं मंडपम की ओर और ये हम मंडपम में पहुंच चुके हैं। विवाह मंडपम का जैसा मैंने पहले ही बता दिया, किराया जो है वो 7 रुपया प्रति व्यक्ति है। चूंकि हमारी ये संपूर्ण यात्रा हम केवल मैं और मेरी श्रीमती जी ही होते हैं, हम केवल दोनों ही संपूर्ण भारत दर्शन पर निकल पड़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय तो चूंकि एक नया देश है, हम एक नए देश में हैं, नेपाल में, और चूंकि हम दोनों ने अपनी टिकट कटाई 7 रुपये के हिसाब से, 2 व्यक्तियों की टिकट 14 रुपये की कटी और अब हम जा रहे हैं विवाह मंडपम की ओर। बहुत ही अद्भुत दृश्य, अच्छा लग रहा है नेपाल में, बड़ा आनंददायी दृश्य, बड़ा सुकून है। यात्रा से जो आनंद की अनुभूति होती है, मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है। इसलिए आप यात्रा करें, क्योंकि बहता हुआ जल पवित्र होता है और जब जल रुक जाता है तो वो सड़ जाता है, सड़ांध उससे आने लगती है। तो इसी प्रकार
आप बहुत लंबे समय तक जब एक ही स्थान पर रहते हैं तो आपका मन अशांत होने लगता है, और उस अशांति को दूर करने के लिए यात्रा से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और ये देखिए, अब आप सामने देख पा रहे होंगे मंडपम। बहुत ही अद्भुत दृश्य। सामने आपको छोटे छोटे मंडपम भी दिखाई दे रहे हैं। ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों कोनों पर 4 मंडपम बने हुए हैं और बीच में एक ये बड़ा मंडपम है। और इस विवाह मंडपम में लोग विवाह भी कराते हैं। बाहर उस पर लिखा था 500 रुपया नेपाली चार्ज देकर यहां पर आप विवाह कार्यक्रम करा सकते हैं। तो ये देखिए आप विवाह मंडपम के भीतर का दृश्य। चूंकि कैमरा यहां पर अलाउ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक कोई फोटो शूट नहीं कर पा रहा हूं और दूर से कर रहा हूं, जिससे मुझे कोई टोंक ना दे। और अब विवाह मंडपम के हम पिछले हिस्से में चलते हैं। आप विवाह मंडपम का पिछला हिस्सा भी देख पाएंगे। ये देखिए, हम विवाह मंडपम के पिछले हिस्से में आ चुके हैं, जहां से आपको जानकी मंदिर, जनकपुर मंदिर भी दिखाई दे रहा था। ये देखिए, अब साइड से हम इसके दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए पीछे का दृश्य। एक पीछे बहुत ही अद्भुत बगीचा है, जिसको आप पुष्प वाटिका की संज्ञा दे सकते हैं कि हो सकता है राम और माता जानकी इसी स्थान पर मिले हों। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं फोटो सेशन करते हुए, लोग यहाँ पर चित्रांकन करते हैं, फोटो खींचते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल का युग है और मोबाइल के युग ने सभी को फोटो सेशन करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए कई बार लोग फोटो सेशन में इतने मशगूल हो जाते हैं कि दर्शन ही नहीं कर पाते। ये देखिए आप, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का विवाह मंडप। आपको सभी विवाह मंडपम यहां दिखाई देंगे। ये देखिए, आपको विवाह मंडपम दिखाई दे रहे हैं। और विवाह मंडपम के बाद हम जाएंगे रामानंद चौक, क्योंकि रामानंद चौक से ही पशुपतिनाथ काठमांडू के लिए बस की बुकिंग होगी। और जितने जल्दी हम बस की बुकिंग के लिए जाएंगे, उतनी जल्दी हमें आगे की सीट मिल जाएगी। लेकिन हमारे ऊपर तो प्रभु की कृपा होती है। ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है, हमें रास्ता बताते चल रहा है। ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती हैं जिनसे ऐसा लगता है कि ये सब चमत्कार हो रहा है, जैसे प्रभु हमारी उंगली पकड़ के हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और इस पूरी नेपाल यात्रा, इस गंगा सागर यात्रा, कलकत्ता की यात्रा, बैजनाथ धाम की यात्रा में ऐसा लगा कि हमेशा प्रभु हमारे साथ थे और वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। ये देखिए आप, श्री राम श्री जानकी विवाह मंडपम। तो चारों कोनों पर 4 मंडपम हैं। चारों मंडपम के दर्शन करने के उपरांत हम इस विवाह मंडप से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी करने के बाद सामने मेरी श्रीमती जी दिखाई दे रही हैं। चूँकि ज़्यादातर कैमरा मैं अपने हाथ में ही रखता हूँ, मोबाइल से ही शूट किए जाते हैं सारे फोटोग्राफ्स, सारे वीडियो, और मैं सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यात्राओं की जानकारी मिलती रहे। और हम बड़ी स्पीड में, बड़ी तेज़ गति से यहाँ से चल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से पकड़ेंगे एक ऑटो, और ऑटो पकड़ने के उपरांत हम पहुँचेंगे रामानंद चौक। रामानंद चौक, ऑटो का किराया रामानंद चौक के लिए 15 रुपया भारतीय में लगेगा। 2 व्यक्तियों का ऑटो का किराया 30 रुपया। लेकिन चूंकि हमने 20 रुपये में उससे बात कर ली थी, 10 रुपया प्रति व्यक्ति में, लेकिन वो आदमी इतना अच्छा था कि मैंने 10 रुपये उसको बाद में और दे दिए। क्योंकि नेपाल गरीब देश है, भारत की तुलना में नेपाल एक गरीब देश है और वहाँ के लोग उतने संपन्न नहीं हैं। और हमारा और नेपाल का बहुत ही रोटी बेटी का रिश्ता है, जैसा कि आप, क्योंकि माता जानकी यहीं की थी और भगवान राम भारत के थे, यानी भगवान राम की ससुराल है जनकपुर। ये देखिए अब हम आ पहुँचे हैं जनकपुर के मंदिर में। चूँकि ये मंदिर शुरुआत में बंद था और हमने सोचा कि अब इस मंदिर के जाते जाते दर्शन कर ही लिए जाएं। और यहाँ पर भी चूँकि फ़ोटोग्राफी वर्जित है, इसलिए मैं इसके आगे बढ़ के वीडियोग्राफी नहीं कर रहा हूँ, पीछे रह रहा हूँ
और इस वीडियोग्राफी करने के उपरांत हम यहाँ से बढ़ेंगे रामानंद चौक की ओर। ये देखिए हम आ पहुँचे हैं रामानंद चौक पर। ये रामानंद चौक, रामानंद स्वामी, ऊपर रामानंद संत की मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है। और ये जो बस स्टॉप है, यहाँ से जाती हैं बसें काठमांडू के लिए। नेपाल के हर जगह के लिए यहाँ से आपको बस मिल जाती है। ये है रामानंद चौक और यहाँ से हम बस में बैठेंगे। रात्रिकालीन बस सेवा होती है। शाम को 6 बजे करीब यहाँ से बस निकलती है और सुबह सुबह 6 बजे काठमांडू पहुँच जाती है। 12 घंटे का समय काठमांडू पहुँचने में लगता है। ये देखिए आप इन यहाँ पर जो बस बुकिंग की है इनके नाम देख पा रहे होंगे, इनके मोबाइल नंबर देख पा रहे होंगे। आप इन मोबाइल नंबरों से इनसे संपर्क कर सकते हैं। और जनकपुर से काठमांडू तक की जो बस का किराया है वो लगता है 750 रुपया एक व्यक्ति का। साथियों, पेज को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय महादेव।